गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है जयदीप प्रमाणिक और आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज हम लोग टर्म 1 का मॉडल क्वेश्चन करेंगे फ़िज़िक्स का सेट 1। वैसे तो फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम कल से है जेक बोर्ड में, तो हम चेष्टा करेंगे कि आज रात तक हम कुछ आप लोग को और भी सेट का क्वेश्चंस करा के वीडियोज़ को अपने चैनल पे अपलोड कर दें ताकि आप लोगों को बहुत मदद हो। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अब मॉडल क्वेश्चन बना दे रहे हैं आपको फ़िज़िक्स का, और वो सेट 1 का है। अब हम देखेंगे, चेष्टा करेंगे, अगर हो पाए तो हम पाँचों सेट का आज रात तक कर देंगे आप लोग को। और आपको बता दें कि केमिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन और मैथ का मॉडल क्वेश्चन भी हम आप लोग को बना के दे देंगे कल से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो ये फ़िज़िक्स का सेट 1 का ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोलता है ना। हम हिंदी में नहीं लिखे हैं, आप लोग को हिंदी में वहाँ पर मिल जाएगा, हम इंग्लिश में लिखे हुए हैं। देखिए क्या बोलता है, सुनिए। बोलता है इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द पॉइंट। मतलब समझिए, बोलता है आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपने चारों ओर बल लगाएगा इस टाइप से, है ना, बल लगाएगा। अब क्या करना है आपको, एक पॉइंट लेना है। मान लीजिए एक पॉइंट ले रहे हैं हम ए, और इस पॉइंट से मान लीजिए इसका दूरी कितना है, आर है। तो इस पॉइंट पे इस चार्ज के वजह से पोटेंशियल भी क्या होता है, पोटेंशियल भी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये होता है पोटेंशियल। वही क्या पूछा आप, क्वेश्चन देख लीजिए। बोलता है कि आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से एक पॉइंट लिए हैं ए, और उसका दूरी आर है। अब अगर इस दूरी को बढ़ा दिया जाए, पहले तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इतना था ना, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। किसी भी पॉइंट पे अगर हमको पोटेंशियल चाहिए तो उसका फॉर्मूला ये होता है। अब बोलता है पॉइंट ए, जिसमें जहाँ से Q, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ से पॉइंट ए का दूरी अगर आर है, फिर इसको बढ़ा दिया जाएगा। मतलब आर को अगर बढ़ा दिया जाएगा, ये नीचे आर नीचे है ना, नीचे वाले आर को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो आपका पोटेंशियल क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, घटेगा, फिर में इंक्रीज़ और डिक्रीज़, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और रिमेन सेम। तो देख लीजिए, अगर आर नीचे है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो पोटेंशियल के साथ कैसा संबंध रखता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, 1/R, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या बोलता है कि एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ घट जाएगा। इसका मतलब इसका कौन सा आंसर होगा कि पोटेंशियल क्या होगा अगर दूरी को बढ़ा दिया जाए, अगर चार्ज के बीच का दूरी को बढ़ा दिया जाए तो उसके बीच का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, डिक्रीज़। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोलता है टू चार्जेस या फिर टू चार्ज स्पेयर्स आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस d, exert a force F on each other. If charges are doubled and distance between them is doubled, then the force is। मतलब पहले आपके पास दो चार्ज हैं, मान लीजिए एक है Q1 और एक है Q2, दो चार्ज है मान लीजिए, और उसके बीच का दूरी कितना बोला गया, D। जब ऐसा है तो उन लोग चार्ज के बीच में तो बल लगता है कूलम्स लॉ के हिसाब से। तो अब इन लोगों में बल कितना लग रहा है, F का बल लग रहा है, बोल दिया, दोनों एक दूसरे पे कितना बल लगा रहा है, F। अब F का फॉर्मूला हमको पता है कूलम लॉ के हिसाब से, क्या होता है, K Q1 Q2/R²। मतलब पहले जब इस टाइप से था, दो चार्ज है Q1 Q2 जिसके बीच का दूरी R है, तब उसमें बल F जो है उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, K Q1 Q2/R²। फिर क्या बोलता है कि अगर इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर चार्जेस को डबल कर दिया जाए, मतलब जो चार्ज है Q1 है इसको भी डबल, मतलब ये भी डबल और ये भी डबल, दोनों को अगर डबल कर दिया जाए, Q1 को भी डबल और Q2 को भी डबल कर दिया जाए, और जो डिस्टेंस है उसको भी डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस को भी डबल कर दिया जाए, तब नया बल क्या लगेगा, हमको ये बताना है। तो हम लिख लेते हैं न्यू फोर्स क्या हो जाएगा, F न्यू। तो F न्यू, K तो कांस्टेंट होता है, K का K। अब Q1 को भी डबल कर देना है मतलब 2Q1, और Q2 को भी डबल कर देना है मतलब 2Q2, दोनों डबल डबल हो गया। और डिस्टेंस को भी क्या करना है, R जो है उसको भी डबल कर देना है। तो डिस्टेंस कितना है, D है ना, D। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे R ना लिख करके हम लोग D लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे D दिया हुआ है तो हम भी D लिख दिए है ना। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, डिस्टेंस को भी क्या करना है, डबल। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा बोले तो
डी का स्क्वायर होगा। अब देखते हैं इसको सॉल्यूशन करने जाएंगे तो आएगा यहाँ से के का के, यहाँ पे 2 और दूनी 4, यहाँ हो जाएगा Q1 और Q2 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ हो जाएगा dt स्क्वायर। 4 से 4 अगर कट जाएगा तो बचेगा कितना के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। क्या ये वाला ये है के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर जो किसके बराबर है F। मतलब जब पहले चार्ज Q1 और Q2 था और उसके बीच का दूरी d था उस समय बल लग रहा था F। जब चार्ज को बढ़ा दिया गया, दोगुना कर दिया गया और डिस्टेंस को भी दोगुना कर दिया गया तब भी बल कितना लग रहा है F का ही लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर होगा F। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द रिलेशन संबंध किसके बीच का, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच का संबंध एंड पोटेंशियल V। तो इसका संबंध आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसका संबंध होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स, माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो ऐसा कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ऐसा ऑप्शन, ये ऑप्शन है ए नंबर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए होगा। और आपको बता दें डी वी बाई डी एक्स ये एक्स के फॉर्म में है और आर के फॉर्म में भी कभी लिखा रहता है, तो आपको ये भी दिया जा सकता है डी वी बाई डी आर, है ना। और आपको बता दें ये दोनों चीज़ जो डी वी बाई डी आर है और डी वी बाई डी एक्स है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं हम इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लीजिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या बोलता है, ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड। मतलब आपके पास एक ग्लास का रॉड है, इस टाइप से मान लीजिए ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड हो गया और इसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। इसमें पॉजिटिवली चार्ज है ना, इसमें पॉजिटिवली चार्ज है। क्या बोल रहा है कि ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट। एक वस्तु को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, मस्ट बी। तो वो वस्तु क्या होगा, मतलब उसमें कौन सा चार्ज आएगा। एक मान लीजिए मेरा ये ग्लास रॉड है, ये मेरा ग्लास रॉड, अब ये क्या कर रहा है, ये मान लीजिए एक वस्तु आ गई ये वाला, और इस वस्तु को ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अपनी ओर खींच रहा है। कौन, ग्लास रॉड, किसको, इस वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है। तो इस वस्तु में क्या क्या चार्ज हो सकता है, तो ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ है नेगेटिवली चार्ज्ड, फिर बी नंबर में है न्यूट्रल, सी नंबर में है आइदर नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल, और डी नंबर में है ए मैग्नेट। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा वो हम बता दे रहे हैं। वैसे आपको पता होगा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव वाले को ही खींचता है। मतलब ये जो वस्तु है इसमें कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज। कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज। तो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको कि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो आप बोलोगे यही आंसर होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब आप लोग थोड़ा सा याद करिए, आप लोग ये एक्सपेरिमेंट अपने से किए होंगे। हम ले लिए ग्लास रॉड, एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहे, लंबा हो जाएगा वीडियो। ये ग्लास रॉड लिए हैं और ग्लास रॉड किसको खींचता है, नेगेटिव को। मतलब वो वस्तु में कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। लेकिन मान लीजिए हम एक वस्तु ला रहे हैं, ये वाला पहला वस्तु में कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, तो उसको खींच लिया। तो एक मेरे पास तो ऑप्शन बच जाता है कि वस्तु में कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। चलो अब दूसरा देखते हैं। हम एक वस्तु लाए हैं और मान लीजिए उसमें न्यूट्रल है। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है रे, उदासीन। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, उदासीन, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, उदासीन। अब उदासीन तभी होता है जब उसमें नेगेटिव चार्ज और उसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बराबर होता है। नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज बराबर होने से ही दोनों का इफेक्ट आपस में कैंसिल होता है और वो क्या होता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं है, चार्ज है, लेकिन दोनों क्या है, बराबर में है, तो बैलेंस में रहता है। तो अब ध्यान से देखिए, तो न्यूट्रल में नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है ना, तो ये भी तो इसको खींच सकता है ना। न्यूट्रल में भी नेगेटिव चार्ज है तो इसको भी खींच सकता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर ग्लास रॉड में है तो नेगेटिव वाले वस्तु को भी खींच सकता है और उदासीन वाले वस्तु को भी खींच सकता है। मतलब इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आइदर नेगेटिवली चार्ज। मतलब या तो नेगेटिव होगा या फिर न्यूट्रल, दोनों में से किसी वो एक को खींच सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन बोलता है, इफ़ ए डाइलेक्ट्रिक
be introduced between plates of a parallel plate capacitor, then the value of its capacitance क्या होगा। मतलब अब समझा दे रहे हैं, आपको बोलता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लीजिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस टाइप का होता है, इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस, वो होता है C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। A क्या है, एरिया है, एप्सिलॉन नॉट हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, D क्या है, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस। अब इसके बीच में क्या रहता है, डाइलेक्ट्रिक। इसके बीच में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है। अब आपको डाइलेक्ट्रिक के बारे में अगर पता होगा तो ये क्वेश्चन फट से बन जाएगा। डाइलेक्ट्रिक एक प्रकार का नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, मतलब कुछ अलग वस्तु होता है ना, कुछ अलग वस्तु होता है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। मतलब डाइलेक्ट्रिक का काम क्या होता है, चार्ज को। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि जो डाइलेक्ट्रिक का काम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम इसमें डाइलेक्ट्रिक को और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करेंगे तो चार्ज को ये ज़्यादा स्टोर करेगा, और जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर्ड होगा उसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको बता दें डाइलेक्ट्रिक को डिनोट करते हैं के से। डाइलेक्ट्रिक को डिनोट किससे करते हैं, के से। और अगर किसी भी कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस जो होता है वो के टाइम्स, जितना डाइलेक्ट्रिक हम दिए हैं उतना के टाइम्स उसका जो है कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। पहले कितना था, A बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी था ना, बाई डी था। अब अगर डाइलेक्ट्रिक के को इंट्रोड्यूस करेंगे तो के उसमें आ जाएगा। अब देखिए के तो ऊपर में है, नीचे होने से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना, ऊपर होने से डायरेक्टली। तो अगर के का मान बढ़ाया जाएगा तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज। आपको पता होगा कि ओम्स लॉ हम कभी भी लिखते हैं, ओम्स लॉ को कभी भी लिखा जाता है, सबसे पहला हम लोग टर्म लिखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या लिखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब ओम्स का नियम कब लगाया जाता है, जब टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ओम्स का नियम अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। ओम्स का जो नियम है वो तभी अप्लाई होता है जब टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो वही पूछा है कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर क्या होना चाहिए, क्या वेरी लो, नहीं। वेरी हाई, नहीं। वेरिंग मतलब चेंज होने वाला, नहीं। कांस्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है, द एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। नॉन ओमिक का मतलब क्या है, जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है। ओम का नियम कब काम करता है आप जानते हैं ना, हमको बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया ना, हमको सवाल क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है 4 में से जो नॉन ओमिक है, मतलब ओम का नियम को फॉलो नहीं करेगा। तो ओम का नियम कब लागू होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। किस में होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब कांस्टेंट टेम्परेचर, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो इसका आंसर होगा हम उसको बता के ही समझा रहे हैं। इसका आंसर डायोड होगा। क्यों होगा हम बता दे रहे हैं। डायोड एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है, आप लोग पढ़े हैं फिजिक्स में। क्या है ये, सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर में करंट कब फॉलो करता है, जब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। टेम्परेचर क्या होता है, हाई। मतलब टेम्परेचर मेरे को बढ़ाना होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब वो ओम के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ओम का नियम फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब यही एग्जाम्पल तो है जो कौन है, नॉन ओमिक है। समझ रहे हैं ना, यही वो एग्जाम्पल है जो कौन है, नॉन ओमिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे काम करता है ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 8। यहाँ पे देख लीजिए, ये है किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ लॉज फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ। मतलब किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स का 2 नियम है ना, तो किरचॉफ्स का जो फर्स्ट और सेकेंड लॉ है इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, वो किसको फॉलो करता है, किसके जैसा, मतलब किसको वो ओबे करता है ना। तो आपको बता दें किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है इसको हम लोग KCL के नाम से भी जानते हैं, किरचॉफ्स करेंट लॉ है ना, या फिर पॉइंट रूल भी बोलते हैं इसको।
छोड़िए उतना। और किरचॉफ्स का जो सेकंड है, फर्स्ट को तो केसीएल बोलते हैं और सेकंड वाले को बोलते हैं केवीएल। ये भी आप याद रखिएगा। इसको होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कभी कभी इन लोगों का फुल फॉर्म पूछ देता है। केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स करंट लॉ और इसका मतलब होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये फर्स्ट लॉ है और ये सेकेंड। आपको बता दें जो फर्स्ट लॉ होता है वो किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का संरक्षण के नियम को ये फॉलो करता है। और किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ये फॉलो करेगा चार्ज का संरक्षण, चार्ज का संरक्षण, और ये फॉलो करेगा एनर्जी का संरक्षण, एनर्जी का संरक्षण। देख लीजिए ये पूछा, वही पूछा कि फर्स्ट और सेकंड किसको ये कॉन्सिक्वेंसेस और किसके जैसा, तो इसमें कौन सा है, पहला बोलता कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेगा, लेकिन कौन करेगा, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला किसको करेगा, चार्ज को, वो तो दिया नहीं है और ये होगा नहीं। अब दूसरा वाला देख लीजिए, बोलता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज पहला करता है, एंड इलेक्ट्रिकल एंड एनर्जी रेस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट लॉ किसको करेगा, चार्ज को, और सेकंड किसको करेगा, एनर्जी को, तो वो ऑप्शन बी दिया हुआ है। देख लीजिए कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी रेस्पेक्टिवली, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्जेस। आपको एक फॉर्मूला पता होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, Q बराबर होता है NE। क्या होता है, Q बराबर NE। आपको बताना है कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक कूलम आवेश, Q का मतलब क्या होता है, आवेश, आवेश कितना दिया हुआ है, एक कूलम, लिख लेते हैं 1। आपको निकालना है, N का मतलब नंबर होता है, ये निकालना है, और E को मतलब एलिमेंट्री चार्ज, और इसका मान होता है 1.67 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। कूलम से कूलम मरेगा, मतलब कट जाएगा। अब N निकालना है तो N को हम रख देते हैं इधर, ये इधर मल्टीपल में है, इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड, मतलब 1/1.67 × 10⁻⁻19, ठीक है। अब अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा तो हम इसको लिख पाएंगे ना 1/1.67, और ये जो नेगेटिव, अगर ये 10 का पावर माइनस है ऊपर चल जाने पे ही हो जाता है पॉजिटिव, तो हम इसको लिख पाएंगे 10 का पावर 19। अब इसको अगर डिवाइड किया जाए तो इसका आंसर निकल करके आएगा 6.25 × 10⁻18। तो ये कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए 6.25 × 10⁻18 कौन सा है, पहला। तो आपका ये आंसर हो जाएगा पहला, ए नंबर। अब 10 नंबर क्या बोलता है देख लीजिए क्वेश्चन, बोलता है ए चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, ऑफ रेडियस R, इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। तो आपको बता दें, हम लिख दे रहे हैं, मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q, कैपिटल Q, और ये हो गया इसका गॉसियन सरफेस। ये क्या हो गया, ये गॉसियन सरफेस। आपको पता होगा गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में होता है, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, बोलता है ये R है, गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, R है। और फिर क्या बोलता है, अगर हम रेडियस को डबल कर दें, मतलब पहले R है, अब इसको डबल कर दिया जाए, अब डबल करेंगे तो इसका गॉसियन सरफेस भी क्या होगा, ये भी बड़ा होगा, ये डबल हो जाएगा। तो बोलता है डबल कर देने पे उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि सरफेस में से कितना लाइंस पार हो रहा है, सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार हो रहा है, इसी को ना बोलते हैं हम, ये है। तो मान लीजिए पहला वाला, अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार हुआ, गिन लो, हम जितना लिखे वैसे गिने अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या रेडियस को बड़ा कर देने के बाद ज़्यादा पार होगा, नहीं, जो है वही पार होगा, ये वाला, यहाँ से ये वाला, इधर से ये वाला, इधर से ये वाला, इधर से ये वाला, और इधर से ये, इधर से ये, ऐसे करके पार हो जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर वाले स्फेरिकल सरफेस से पार हुआ था, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर वाले गॉसियन सरफेस से पार होगा जब क्या किए थे, हम डबल किए थे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों ही एरिया में, पहला वाला में और बड़ा वाला में सेम ही है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, रिमेन्स अनचेंज्ड, इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। अब देख लेते हैं 11 नंबर है ना, अब देख लेते हैं 11 नंबर, थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोलता है, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं, और उसको डिनोट किससे करते हैं, रो से, ठीक है, रो से। आप लोग ये पढ़े होंगे है ना। तो क्या बोलता है देखिए, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर
एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर इज, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है एक कॉपर का वायर इस टाइप से, ठीक है, एक कॉपर वायर लेना है और ये कॉपर का वायर है और हमको और एक कॉपर वायर लेना है, लेकिन वो इससे पतला लेना है। पहला वाला कॉपर वायर थोड़ा मोटा होगा, दूसरा वाला कॉपर, ये भी कॉपर का ही बना हुआ है ना, दोनों मटेरियल सेम ही है। ये भी कॉपर का वायर है और ये भी वायर नहीं बोला, शायद रॉड बोला ना, हाँ छोड़िए, ये भी कॉपर का रॉड है और ये भी कॉपर का ही रॉड है, मतलब दोनों ही मटेरियल सेम ही है। ये भी कॉपर का है और ये भी कॉपर का ही है। तो बोलता है कि इसका रेसिस्टिविटी, मतलब रो को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, और यहाँ पे क्या लिखा गया, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो बोलता है ये वाला जो मोटा वाला कॉपर है, कॉपर रॉड है, इसका रेसिस्टिविटी मतलब रो, और पतला वाला कॉपर का रो क्या होगा, मतलब मोटा वाला का पतला से क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, सेम रहेगा कि क्या होगा। तो आपको बता दें कि जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, आर जो रेसिस्टेंस होता है ना, रेसिस्टेंस, ये डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया पे। रेसिस्टिविटी इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मैटर। किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे, प्रकृति पे, उस मटेरियल पे, उस मटेरियल की, मटेरियल है क्या, कॉपर की, कॉपर अगर ये वाला कॉपर है और ये वाला अगर लोहा होता तब इन दोनों का रो क्या होता, अलग अलग होता, लेकिन दोनों ही क्या है, मटेरियल सेम है ना, दोनों का नेचर एक ही है, ये भी कॉपर नेचर का है और ये भी कॉपर का ही है, इसका मतलब इन लोगों का रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। कौन सा होगा इसका ऑप्शन, आंसर सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखिए, बोलता द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता होना चाहिए, इसको डिनोट करते हैं हम लोग फाई ई से, और इसके फॉर्मूला होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए। क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, ये होता फ्लक्स, ये क्या है, फ्लक्स है, और ये क्या है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये क्या है, एरिया। तो इसको हम लिख सकते हैं अच्छे से, इंटीग्रेशन, अगर डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा ई इंटू ए। क्या बन जाएगा, ई इंटू ए। अब आपको पता होना चाहिए ई का एक फॉर्मूला होता है, ई का क्या फॉर्मूला होता है, अभी हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे और वो था मेरा माइनस डी वी बटा डी एक्स, पढ़े थे कि नहीं, ये क्वेश्चन था ना रिलेशन में, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो अब ई के जगह पर हम ये बिठा दिए और ए को ए ही रहने दिए। अब आपका असाइनमेंट निकल जाएगा। बोले तो ये भी जो है ऊपर में भी, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ना, ऊपर वाले भी को हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटेंशियल का तो असाइनमेंट क्या होता है, वोल्ट, पोटेंशियल का वोल्ट। अब नीचे क्या दिया है, डी एक्स, एक्स क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है ऐसा यूनिट, मीटर, तो लिख दिए मीटर। ए क्या है, एरिया, एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है ऐसा। तो क्या 1 मीटर ये वाला से कट जाएगा तो बचा क्या, वोल्ट मीटर, क्या बच गया, वोल्ट मीटर। मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, डी, वोल्ट मीटर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। बोलता है ए वायर पी इज हाफ द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ ऑफ ए वायर क्यू। मतलब दो वायर है, एक पी और एक क्यू, ठीक है, दो वायर है, एक पी और एक क्यू, और दोनों सिमिलर मटेरियल का है, दोनों, अगर ये भी कॉपर तो ये भी कॉपर, ठीक है। तो बोलता है द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ पी टू दैट क्यू इज, मतलब हमको रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा, पहले पी का प्रतिरोध, फिर क्यू का प्रतिरोध, फिर इन दोनों का क्या निकालेंगे, अनुपात। तो आपको क्या बोला गया पहले वो समझा देना। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि क्यू का लंबाई है एल और इसका डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास कितना है, डी है। फिर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, जो P होगा वो कितना होगा, हाफ डायमीटर और हाफ लेंथ का होगा। मतलब P किसका हाफ लेंथ और हाफ डायमीटर, P किसका हाफ डायमीटर और हाफ लेंथ का होगा, Q का। तो इसका मतलब इसका जो लेंथ है वो भी पहले, इसका अगर L है तो इसका हाफ कितना होगा, L/2, और इसका डायमीटर कितना होगा रे, D/2 होगा, D/2। तो अब देखिए, तो अब रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए ना, यहाँ से बना रहे हैं। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R बराबर रो L बाई ए। क्या होता है, R बराबर रो L बाई ए। तो पहले हम निकाल लेते हैं आर पी, मतलब प्रतिरोध निकाल रहे हैं किसका, पी वायर का।
तो देखो रो का तो रो सेम मटेरियल है, सिमिलर मटेरियल है, मतलब रो तो चेंज होगा नहीं, ठीक है, रो ये होगा। रो एल कितना है, पी का निकालना है, तो पी का एल कितना है, एल बटा 2 है, लिख देते हैं एल बाई 2। एरिया देखिए कोई भी अगर वायर होता है तो एरिया इस टाइप का होता है ना, और एरिया कौन सा लेते हैं, ये वाला क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस ये क्या है, सर्कल है, सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर आर। तो बोलिएगा यहाँ पे ये ब्यास है ना, ब्यास अगर डी बटा 2 है, ब्यास अगर डी बटा 2 है, तो रेडियस आर बराबर कितना होगा, डी बाई 4 होगा, उसका आधा होता है ना ब्यास का आधा, तो डी बाई 4। तो पाई आर कितना है, डी बाई 4, मतलब पाई डी बटा 4 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर करने जाएंगे तो रो का रो, एल का एल बाई 2, फिर पाई का पाई, यहाँ पे होगा डी का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसको अच्छे से करेंगे तो ये आएगा रो एल बाई 2 इंटू 16 बाई पाई डी स्क्वायर, इसको यहाँ से काट देंगे तो आएगा 8, मतलब मेरा आर पी कितना निकल के आएगा, देख लीजिए, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा रो 8 एल बाई पाई डी स्क्वायर, रो 8 एल बाई पाई डी स्क्वायर। समझ में आया ना कैसे किए, देख लीजिए, एल बाई 2 ये लेंथ दिया हुआ है किसका, पी का, ये इसका ब्यास है, तो ब्यास त्रिज्या क्या होता है उसका आधा, मतलब डी बाई 2 को फिर से 2 से भगा देंगे तब त्रिज्या आएगा, तो 2 पहले से ही और 2 से भगा देंगे तो 4 हो जाएगा। अब ब्रीथ का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है, रो एल बटा ए, एल को बिठा दिए एल बटा 2, एल बिठा दिए है ना, एल बाई 2, फिर ए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का पाई आर कितना है, डी बाई 4 का स्क्वायर, थोड़ा कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर निकल के आएगा आर पी रो 8 एल बाई पाई डी स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं क्यू का, थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, अब क्यू का निकाल लेते हैं, तो क्यू का क्या होगा, आर क्यू होगा, आर क्यू। तो आर क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, रो का तो रो सिमिलर है, मतलब इसका भी रो होगा, एल कितना दिया है, इसका एल एल ही है, देख लीजिए क्यू का एल एल ही है। फिर इसका एरिया क्या होता है, एरिया फॉर्मूला क्या है, रो बाई ए ना, ए मतलब पाई आर स्क्वायर, तो पाई का पाई आर कितना होगा, देखिए इसका ब्यास 2 है, तो त्रिज्या क्या होगा, डी बटा 2 ना, तो इसका आंसर होगा डी बटा 2 का स्क्वायर। तो क्या निकल के आएगा, रो का रो, एल का एल, पाई का पाई, डी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ऊपर जाएगा तो 4L होगा ना, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 नीचे है, ऊपर चल जाएगा तो 4 ऊपर आ जाएगा 4L। अब हमारा निकल चुका है किसका, पी का, आर पी मतलब पी का रेसिस्टेंस निकला है ये वाला, और क्यू का रेसिस्टेंस निकला है ये वाला। अब हमको अनुपात चाहिए, तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे अनुपात, किसका किसका अनुपात बोलिए तो, आर पी और आर क्यू का। तो आर पी अनुपात आर क्यू क्या होगा, आर पी क्या है, ये वाला है, तो रो 8 एल बटा पाई डी स्क्वायर भागा, फिर से है रो 4 एल बटा पाई डी स्क्वायर, काटा जाए तो रो से रो गया, एल से एल गया, पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर गया, और 4 के 4 और 4 दूनी 8, मतलब ऊपर में 2 और नीचे 1 बचेगा, मतलब 2:1। 2:1 कौन सा ऑप्शन होगा इसका, 2:1 है क्या आंसर, तो ये वाला सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, बोलता है नेम द मटेरियल विच गिव लेस रेसिस्टेंट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को बढ़ा देने पे इनमें से कौन सा वो है, कौन सा एग्जाम ऑप्शन है जो टेम्परेचर को बढ़ा देने पे वो रेसिस्टेंस कम देगा। तो वो एक ही काम करता है, और वो काम करता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ही ऐसा मैटर है जिसमें टेम्परेचर को बढ़ा देने पे उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, मतलब उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो सेमीकंडक्टर इसमें से कौन सा है, गोल्ड तो नहीं है, ये तो धातु है, मतलब ये तो कंडक्टर हो गया, ये भी कंडक्टर है। मरकरी, ये भी सुचालक होता है, हाँ होता ही है सुचालक, मरकरी, हाँ मरकरी भी सुचालक होता है, लेकिन बचा कौन, सिलिकॉन, ये सेमीकंडक्टर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन सी। अब 15 नंबर बोलता है एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, मतलब मान लीजिए ये इस जगह में मैग्नेटिक फील्ड है इस जगह में, और एक इलेक्ट्रॉन इस पे कैसे घुस रहा है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे घुस रहा है। तो घुसने के बाद वो कैसे ट्रेवल करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। जब साइक्लोट्रॉन आप लोग पढ़ते हैं तब उसमें बताया जाता है कि साइक्लोट्रॉन किस पाथ में घूमता है, स्पाइरल में घूमता है। और इस साइक्लोट्रॉन में होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। मतलब साइक्लोट्रॉन में, किसमें, साइक्लोट्रॉन में
मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ साथ ई भी होता है। और आपको बताया जाता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड बी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, सर्कुलर पाथ में घुमाता है, और ई क्या करता है, उसको स्पाइरल पाथ में घुमाने का काम करता है। तो मैं आपको बता दें, इतना छोड़ दीजिए, आप ये जान लीजिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो वो किस पाथ में वो घूमेगा, वो होगा सर्कुलर पाथ। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 15 के बाद 16 में। अब क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 क्या बोलता है, इफ़ ई ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल एट ए पॉइंट, ओहो क्वेश्चन दिखे ना, सॉरी इफ़ ई ए बी द electric field strength of a short dipole at a point on its axial line and E that on the equatorial line at the same distance, then इसमें से कौन सा होगा बोलता है। मतलब आपके पास एक डाइपोल ले लेना है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू का। अब हम लोग जानते हैं डाइपोल में हम लोग निकालते भी है ना, एक बार निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, निकालते हैं एक्सियल लाइन, ये होता है एक्सियल लाइन और ये होता है इक्वेटोरियल लाइन। तो बोलता है एक्सियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको किससे डिनोट किया गया, ई ए से, ए मतलब एक्सियल, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और इक्वेटोरियल को डिनोट किया गया है ई से, ई मतलब इक्वेटोरियल और ई वाला बड़ा ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों में संबंध क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए। एक्सियल में मतलब एक्सियल, ये ई ए मतलब एक्सियल में फॉर्मूला निकल के आता है K2P/r³, और इक्वेटोरियल में निकल के आता है KP/r³। तो देखने से ही पता चल रहा है जो एक्सियल वाला है वो इक्वेटोरियल के इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना गुना है, 2 गुना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। इसका मतलब संबंध क्या आएगा, ई ए जो होगा वो किसका 2 गुना होगा, बोलिए ई ए जो होगा वो 2 गुना हो जाएगा आपका किसका, इसका, मतलब ई इंटू ई। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है आपका, देख लीजिए, ऐसा ऑप्शन है ये वाला, बी नंबर शायद, हाँ बी नंबर, ई ए जो है वो 2 गुना होगा इक्वेटोरियल का। तो एक्सियल आपको पता होना चाहिए, एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इक्वेटोरियल के कितना होगा, 2 गुना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोलता है क्या है, 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करेंट इन द सेम डायरेक्शन विल। मतलब आपको 2 वायर लेना है, 2 कंडक्टर लेना है और दोनों में करंट जा रहा है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों आपस में क्या करेगा। तो आपको बता दें अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो दोनों आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर अपोजिट होगा तो रिपेल, अपोजिट होने पर रिपेल होता है, सेम में अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 बोलता था यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विल बी। आपको पता होना चाहिए कैपेसिटेंस सी का यूनिट होता है फेराड, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। अब बोलता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ बताता है कि अगर एक वायर है तो इसके वायर में अगर करंट जा रहा है तो इसके चारों ओर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका अगर हम लाइन इंटीग्रल करेंगे, मतलब ये होता है BDL, बी ऐसा होता है बी वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ये किसके बराबर होता है, μ0 इंटू आई। तो ऐसा ऑप्शन, ऐसा ये होता है एम्पियर सर्कुटल का लॉ कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड करंट। तो ये होता है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है देख लीजिए, वो ये है। ये थ्योरी है ना, आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, अगर आप पढ़े हैं तो आप सकोगे ज़रूर, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ए चार्ज Q इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। मतलब एक चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में घूम रहा है, सच दैट वेलोसिटी V, और कितना स्पीड से घूम रहा है, V स्पीड से, इज परपेंडिकुलर टू B, और जो घूम रहा है वो कैसे घूम रहा है, परपेंडिकुलर है, किसका परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड का। तब उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड B के द्वारा लगाया गया जो बल होता है F, उसका फॉर्मूला होता है QBV साइन थीटा। अब थीटा कितना डिग्री है, परपेंडिकुलर मतलब 90, थीटा हो जाएगा 90। अब थीटा 90 तो साइन का मान कितना होता है 1। अब 1 को अगर इसके साथ गुना किया जाए तो क्या बचेगा, F बराबर आ जाएगा QB इंटू V, 1 के साथ गुना करने पे यही आएगा। तो ऐसा ऑप्शन अगर है तो वही होगा आपका आंसर। तो F जो होगा किसके बराबर, QBV के बराबर है क्या, तो QVB, ये तो देखिए ये वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। अब एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स का मतलब होता है कि एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B के द्वारा लगाया गया टोटल बल, मतलब F
एफ लॉरेंज फोर्स एफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, एफ इलेक्ट्रिक मतलब ई प्लस एफ मैग्नेटिक मतलब बी, दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, लॉरेंज फोर्स। और एफ इन दोनों को जोड़ने पे जो फोर्स निकल के आता है वो ऑप्शन है आपका, वो ऑप्शन होगा आपका सी नंबर। क्यू यहाँ पे ई के में वेक्टर होगा, यहाँ में वी में वेक्टर होगा और यहाँ पे बी में वेक्टर होगा। ये लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा अपने थ्योरी में, है ना। चलिए ये एक्सप्रेशन है जो आपको पढ़ना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। आपको बता दें मैग्नेटिक इक्वेटर पे जो एंगल ऑफ डीप को एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं, और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को हम डिनोट करते हैं फाई से, फाई, और इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डीप, और इसका अलग नाम क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। इक्वेटर पे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। पोल पे 90 है ना, याद रखिएगा, इक्वेटर पे 0, पोल पे 90। चलिए अब नेक्स्ट सवाल क्या है, बोलता है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डीप। फिर से आ गया एंगल ऑफ डीप का। एंगल ऑफ डीप को डिनोट किससे करते हैं, फाई से, और एंगल ऑफ डीप को हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं। बोलता क्या होगा, सुनिए, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डीप एट ए प्लेस वेयर द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट। तो आपको पता होना चाहिए ये वाला, आप पढ़े होंगे। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल मतलब इसको डिनोट करते हैं बी एच से। बी का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एच का मतलब हॉरिजन, तो हॉरिजन मैग्नेटिक फील्ड है ना, और हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड। और ये इसको डिनोट करते हैं बी भी से, मतलब ये हो गया वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कंपोनेंट। और यहाँ से जो जाता है ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं फाई, और फाई को क्या है, एंगल ऑफ डीप। कहाँ चल गया, हाँ ये वाला एंगल ऑफ डीप। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो अगर आप याद रखते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो ये फॉर्मूला होता है टेन फाई बराबर बी भी बाई बी एच, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट भागा हॉरिजेंटल कंपोनेंट किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, वो किसके बराबर होता है, 10 फाई के। अब क्या बोला कि दोनों ही बराबर है, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर है, तो बराबर तो कट जाता है, कट के कितना आएगा, 1। बराबर तो कट जाएगा, बराबर को बराबर से भगा देंगे तो 1 आएगा, मतलब मेरा बचेगा क्या, 10 फाई हो जाएगा। 1 को हम बोल सकते हैं 10 45, क्योंकि 10 45 का कितना, तो 1। तो यहाँ से 10 से 10 गया तो बचेगा क्या, 5 बराबर 45। 10 से 10 जाने में बच गया 5 बराबर 45। तो इसका आंसर कितना होगा, 45 डिग्री। अगर हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों बराबर हो जाए तो इसके बीच में जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है फाई, वो किसके बराबर होता है, 45 के, सी 45 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 का क्वेश्चन निकाल लेते हैं, रुक जाइए। ये है। फिर क्या बोलता है, 24 क्वेश्चन देख लीजिए। बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। आपको पता होना चाहिए बार मैग्नेट हम इसे बोलते हैं ना, ये वाला, इधर नॉर्थ पोल उधर साउथ पोल। और बार मैग्नेट कहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलता है, नॉर्थ से साउथ। कहाँ पे, मैग्नेट के बाहर, लेकिन अंदर में कहाँ से कहाँ, साउथ से नॉर्थ। तो देख लीजिए साउथ टू नॉर्थ अगर कहीं दिया हुआ है इनसाइड में तो वही आंसर होगा। तो वो शायद ये वाला है, सी नंबर। क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए बार मैग्नेट आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नहीं ये वाला नहीं होगा, डी नंबर होगा, आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अंदर में साउथ टू नॉर्थ होता है, बाहर में नॉर्थ टू साउथ, तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी नंबर। अब मैग्नेटिक एलिमेंट, जो मैग्नेटिक एलिमेंट है ऑफ द अर्थ आर, क्या क्या है मैग्नेटिक एलिमेंट, मतलब वो क्या बताता है हमको मैग्नेटिक एलिमेंट। तो मैग्नेटिक एलिमेंट 3 होता है ना, एक होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, और एक तो क्या हमको याद ना यार अभी। तो वो चीज़ किसके बारे में बताता है हमको, वो चीज़ हमको बताता है 3 क्वांटिटीज़। 3 क्वांटिटी होता है, बोले ना मैग्नेटिक एलिमेंट जो होता है वो 3 क्वांटिटी होता है, 3 क्वांटिटीज़ दैट डिस्क्राइब द मैग्नेटिक ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, है ना। फिर से हम बता दे रहे हैं मैग्नेटिक एलिमेंट अर्थ का 3 होता है, 3 मतलब मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, और एक चीज़ होता है जो हमको अभी याद नहीं आ रहा है। ये तीनों किसके बारे में हमको डिस्क्राइब करता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। आप लोग ये जो देख लीजिए, ये जो पहला दिया हुआ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ये वो मिनरल्स है, वो एलिमेंट्स है
अर्थ के अंदर में, जिसके वजह से अर्थ के अंदर में क्या आता है, मैग्नेटिज्म आता है, ये फ्लूइड्स के फॉर्म में रहता है। तो ये ऑप्शन नहीं है, ये आंसर नहीं है, इसका आंसर ये वाला होगा कि मैग्नेटिक एलिमेंट 3 है जो हमको अर्थ के बारे में क्या करता है, जानकारी देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है ए 50 मिली हेनरी है, ये एच क्या है, मिली हेनरी है ना, 50 मिली हेनरी। अब आप लोग बोलिए हेनरी किसका ऐसा मात्रक होता है, हेनरी होता है इंडक्टेंस का। किसका, आप लोग पढ़े होंगे, इंडक्टेंस का होता है। किसका होता है, इंडक्टेंस। हम सूचित किससे करते हैं, एल से। इंडक्टेंस का मतलब हमको इंडक्टेंस दिया हुआ है, इंडक्टेंस एल कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 50 मिली हेनरी। तो मिली हेनरी को हम हेनरी में चेंज करने के लिए गुना कर देंगे 10 टू द पावर एल से, तो ये हो जाएगा हेनरी, सॉरी एच। 10 टू द पावर 3 से गुना करने पर मिली हेनरी किस में कन्वर्ट होगा, एच में। फिर क्या बोलता है, ए 50 मिली हेनरी कैरीज ए करेंट ऑफ 4 एम्पियर, और इसमें करेंट कितना जा रहा है, 4 एम्पियर का करेंट जा रहा है। तो हमको बताना है कि वो एनर्जी कितना स्टोर करेगा जूल में। तो आपको बता दें, जो एनर्जी वो स्टोर करता है, ई एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है हाफ LI²। क्या होता है, हाफ LI²। अब आप इसको बिठाओगे मान तो आपको निकल गया, हाफ L का मान कितना दिया हुआ है, 50 × 10 टू दी पावर -3। ये देख लीजिए, ये L का मान है। I कितना है, I का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा रे, I² है ना, तो I का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब अगर हम इसको गुना करने जाएंगे तो देख लीजिए यहाँ से ये कट जाएगा 8 से, 8 5 40, 8 5 हो जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 450। तो चलिए हम लोग यहाँ थे। अब देखिए 8 को अगर 50 से गुना किया जाएगा 400 होगा, और 400 को 10 टू द पावर -3 से इंटू करने पे आएगा 0.4 जूल, 0.4 जूल। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फाउंड बाय। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो किसके नियम से फाउंड किया जाता है, वो होता है लेंज लॉ, सी नंबर, लेंज लॉ, सी नंबर, है ना, लेंज लॉ, सी नंबर। आपको बता दें, है ना, हम माफ़ी चाहेंगे, करेंट कट चुका है, लाइट है नहीं, इसलिए आज हम वीडियोस को यही ख़त्म कर रहे हैं। अगर लाइट आ जाता है तो मैं बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है सेट 1 का, और चेष्टा करेंगे सेट 2 को भी करके अपलोड कर दें रात में। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।